मैं भी सफल हो सकता हूँ। प्रेरणादायी सफल गाथा एपिसोड 3 में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं भी सफल हो सकता हूँ। प्रेरणादायी सफल गाथा एपिसोड 3 में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसी छात्रा उपलब्ध है जिन्होंने 2026 नीट की एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से क्रैक की है। 720 मार्क्स में से 636 मार्क्स लाकर नडियाद शहर का नाम और खेड़ा जिला, आणंद जिला का नाम गुजरात में रोशन किया है। तो ऐसी सरदार पटेल विद्यालय पीपलग और विजन परिवार की होनहार छात्रा दीकरी कुमारी सलमा मेमन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का जो एपिसोड है वो बेशक ऐसे छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो छात्रा अभी नीट और JEE जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज आपको बहुत प्रेरणा युक्त गाथा सुनने को मिलेगी और वो भी ऐसी टॉपर छात्रा के अपने मुख से जो बेहद सफलता प्राप्त की है। सलमा मेमन छात्रा ने सिर्फ 2026 की नीट बहुत अच्छे रैंक से प्राप्त की है। यही नहीं बल्कि पूरे खेड़ा आणंद जिले में जो GSCB बोर्ड है उसमें भी 99.99 PR लेकर उनका नाम रोशन किया है। केमिस्ट्री में 99 है, फिजिक्स में 99 और बायोलॉजी में 98 और ओवरऑल A1 ग्रेड प्राप्त किया है। यही नहीं बल्कि गुजकेट में भी 99.98 PR पाकर हमारे स्कूल का और उनका नाम रोशन किया है। तो ऐसे छात्रा से आज हम मिलेंगे और आप देख सकते हैं कि SSC बोर्ड का भी रिजल्ट उन्हों का बहुत अच्छा रहा है। मैथ, साइंस, SS और SK में 100 मार्क्स लेके पास की है और इंग्लिश में 99 और पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर प्राप्त किया है। सरदार पटेल विद्यालय पीपलग और विजन परिवार की होनहार छात्रा सलमा मेमन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप सबकी तरफ से मैं सवाल पूछूंगा और आपको उनके आंसर से जरूर प्रेरणा मिलेगी। तो पहला सवाल सलमा मेमन से, रिजल्ट देखकर आपको पहली बार कैसा लगा? नीट का जब रिजल्ट आया तो कितने बजे देखा और कैसा फीलिंग हुआ? सबसे पहले तो नीट का रिजल्ट किसी को आइडिया भी नहीं था कि 16 जुलाई को रात को ही आ जाएगा। अचानक से पता चला। पर एक बात ये भी थी कि मैं रिजल्ट देख के बहुत सरप्राइज्ड नहीं थी क्योंकि प्रोविजनल आंसर के पहले ही आ गई थी। मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट करके रखा था, मुझे पता था स्कोर इतना बन रहा है। पर AIR के लिए मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा AIR 2000 के आसपास होना चाहिए। अच्छा। पर खैर उससे तो थोड़ा ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगा था पेपर 24 जितना इजी तो नहीं है, पर 25 जितना हार्ड भी नहीं लगा मुझे। तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि 2000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। पर जो भी है मैं खुश हूँ। हाँ, तो सलमा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कब से डॉक्टर बनने का स्वप्न देखा था? ये आई थिंक 8 साल पहले की बात है। जब से मेरी दीदी ने ये जर्नी स्टार्ट की थी और उन्होंने MBBS किया। फिलहाल वो MD इमरजेंसी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। तो आई थिंक मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि हाँ ओके, आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिस वे। तो ये काफ़ी पहले से डिसाइड। अच्छा, तो स्वप्न आपको अपने घर से ही मिला है? जी। अच्छा, गुड। और आगे का क्वेश्चन, आपका एक दिन का स्टडी रूटीन कैसा था? पूरे 11th-12th में आपने नीट की प्रिपरेशन की होगी, तो पूरा दिन कैसे आप प्रिपरेशन करते थे? मेरा नीट की प्रिपरेशन मैंने नॉर्मल बच्चों की तरह 11th से शुरू की थी। ओके। पर 11th और 12th में मेरे स्टडी रूटीन में काफ़ी चेंज है क्योंकि 11th में मेरा डे स्कूल था तो मैं 3 बजे ऑलमोस्ट घर पहुंचती थी। ओके। और उसके बाद मेरा कोचिंग था ऑनलाइन और वो हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन होता था। तो बाकी दिन मुझे सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलता था और कोचिंग के दिन में 3 घंटे तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी उसमें। फिर 12th में जाके ऐसा हुआ कि 11th में मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं बन रहा था। अच्छा। 720 में से मैं 500 या 550 के आसपास ही ऑनलाइन टेस्ट देते थे? हाँ। अच्छा।
720 में से मैं 500 या 550 के आसपास ही घूम रही थी। और जब 12th स्टार्ट होने वाला था तब मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे को अपना एक साल खराब करना पड़ सकता है। सो दैट्स वाई मैंने 12th में कोचिंग भी ऑफलाइन ले ली। तो 3 बजे तक की स्कूल, उसके बाद शाम को कोचिंग, ऐसे करके मैं 9 बजे रात को घर पहुंचती थी। अच्छा। पर उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी का बहुत कम टाइम मिला है पूरे 12th में। पर मैंने क्लास में और कोचिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा है। और एक चीज़ कि मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ, मैं वैन में हूँ, तो मैं आते जाते भी पढ़ रही हूँ, मैं ब्रेक में भी पढ़ रही हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे जब मैं रात को सोने जाती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था कि आज का दिन मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं, मैंने मेहनत की है, ठीक है। तो मैनेज हो जाता था स्कूल और ऑफलाइन टीचिंग। मुझे भी आइडिया नहीं लगा कि मेरा पूरा 12th कब ख़त्म हो गया। पर काफ़ी सारे सवाल थे जब 12th शुरू होना था, क्योंकि बोर्ड, गुड सेट, नीट सब कुछ एक साल में एक साथ करना था। ऊपर से मेरी एवरेज भी 550 थी 720 में से। पर ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं स्कूल में जो पढ़ाते थे केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी, और कोचिंग क्लास में आप जो पढ़ती थी, तो क्रॉस होता था कई बार? कोई टेक्निक डिफरेंट होती थी या एक जैसा होता था, ऐसा कुछ लगा? पढ़ाने का तरीका तो डिफरेंट हो सकता है, पर मुझे ऐसा था कि मुझे स्कूल तो मिस नहीं करनी है। ओके। क्योंकि स्कूल जो है वो मुझे बेसिक्स सिखाती है, और अगर मैं कोचिंग में जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के जा रही हूँ, वो अपनी सेफ साइड के लिए। बिल्कुल। पर वो स्कूल मेरे को किसी भी हालत में मिस नहीं करनी थी, तो मैंने स्कूल मिस की भी नहीं है। मैंने स्कूल और कोचिंग दोनों को साथ में रखा है। अच्छा, अगला सवाल है, आपने हर दिन कितने घंटे पढ़ाई की होगी? एवरेज 11 और 12th में अगर अलग अलग घंटा होता है तो अलग अलग कैसे बताओ आप? स्कूल के अलावा 11th में मैं 5 से 6 घंटे पढ़ती थी ऑलमोस्ट। और 12th में तो मैंने बताया सेल्फ स्टडी का इतना टाइम नहीं मिलता था। पर टोटल स्कूल, कोचिंग, मेरी सेल्फ स्टडी मिला के देखे तो मैं सिर्फ खाने और सोने के अलावा पढ़ती थी। मैं ब्रेक भी लेती थी, पर वो आधा घंटा या ऐसा, तो ऑलमोस्ट दिन के 15 घंटे हो जाते। 15 घंटे? वाओ, 15 घंटे पढ़ाई के लिए देना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है? तो जनरली साइंस वाले बच्चों को तो फिजिक्स में ही दिक्कत होती है। तो मैंने स्टार्टिंग से सुन रखा था कि हाँ, सबको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को ये था कि मेरे को क्लियर रखना है स्टार्टिंग से ही, ताकि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो बायोलॉजी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बड़ी आराम से हो जाता था। केमिस्ट्री भी बड़ी आराम से हो जाता था, उसमें मुझे इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता था। फिजिक्स में मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा ज़्यादा मेहनत की है, तो वो ज़रूरी भी है सब्जेक्ट की टफनेस के बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा रहा और आपने इसे आसान कैसे बनाया? मैंने इससे पहले भी बताया कि मैंने फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। मुझे वही टफ लगता था, क्योंकि बायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको बहुत आसानी से पढ़ पाती हूँ। केमिस्ट्री में भी मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑर्गेनिक वाला पार्ट थोड़ा था, थोड़ा इनऑर्गेनिक में डीएफ ब्लॉक वगैरह होता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, पर एट दी एंड मैंने मैनेज कर लिया। पर मेरे को फिजिक्स ज़्यादा टफ लगती थी, मैंने उस पर मेहनत भी ज़्यादा की है, और एट दी एंड मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो स्टूडेंट इससे क्या सीख मिलती है? तो सलमा ने जैसे बताया कि फिजिक्स पहले से थोड़ा टफ रहा है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंपैरिजन में उनका इंटरेस्ट भी थोड़ा कम था, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, लॉजिकल है। तो आपने सुना कि सलमा का जो रिजल्ट है नीट का 2026 का, तो जो सब्जेक्ट परेशान करता था फिजिक्स, उनमें नीट में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं पीआर में। तो 99.80 पीआर आपने फिजिक्स में प्राप्त किए हैं, और केमिस्ट्री में 99.70 अंक प्राप्त किए हैं, और जो सबसे फेवरेट था बायोलॉजी, जो सबको फेवरेट होता है, और बेशक आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा, तो उसमें 98 पॉइंट समथिंग अंक प्राप्त किए हैं, पीआर प्राप्त किया है। तो इससे क्या सीख मिलती है बच्चों? जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कम अंक प्राप्त होते। आपने बताया कि फिजिक्स पहले से बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन सरप्राइजली आपका रिजल्ट जो है नीट का, उसमें तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पीआर है 99.80, और केमिस्ट्री में है 99.70।
और जो बहुत प्रिय सब्जेक्ट है आपका, जो पहले से आपको इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो उसमें पीआर है 98 पॉइंट समथिंग। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक बायो में एक्चुअली ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बायो में 360 आ रखे हैं, पर मैंने 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, मेरा 350 है बायो में। उसमें से एक क्वेश्चन में तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं सही हूँ। वो असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन था जिसमें एक विधान दे रखा होता है, उसका कारण होता है, हमें बताना है वो सही है या नहीं, वो वाला सवाल था। तो उसमें मुझे अभी भी लगता है कि वो जो रीज़न दिया हुआ था वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर आंसर की में उन लोगों ने ये माना है कि एक्सप्लेनेशन है, तो वो ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के 360 आए हुए हैं, इसलिए मेरा पीआर थोड़ा पीछे गया है। और फिज़िक्स में तो ऑब्वियसली मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स को टाइम बहुत ज़्यादा दिया। मैंने जैसे ही पेपर खोला, मेरा सीक्वेंस ये है कि मैं पहले बायो अटेम्प्ट करती हूँ, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में मैं फिज़िक्स पे आती हूँ, और उसमें भी राउंड वाइज मैं करती हूँ। पहले मैं इजी क्वेश्चंस पहले लगाती हूँ, फिर थोड़े सोचने वाले होते हैं वो बाद में लगाती हूँ। उसमें ये हुआ कि जब मैंने पेपर खोला, मेरे को दिख गया कि फिज़िक्स में आधे पेज के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मेरे को बस ये था कि मेरे को जल्दी से बायो केमिस्ट्री ख़त्म करना है और मेरे को फिज़िक्स पे जाना है। और मेरे हिसाब से लगभग मैंने 3 घंटे में से 1.5 घंटा फिज़िक्स को दिया है, तो उसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने केमिस्ट्री थोड़ी बिगाड़ी भी है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने अटेम्प्ट तो किया था पर गलत थोड़े ज़्यादा हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप एनसीईआरटी को कितना जरूरी मानते हैं? क्योंकि कई बच्चे हमने देखे हैं कि ये प्रकाशन, ये इंस्टीट्यूट की जो भी बाजार में मिलता है वो सारी बुक लाके घर में रख देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पढ़ूं। तो आपके हिसाब से जो भी प्रकाशन की बुक मार्केट में अवेलेबल है, उनके कंपैरिजन में एनसीईआरटी का महत्व कितना है? बुक्स तो मेरे पास भी काफ़ी सारी थी, बहुत सारी अनलिमिटेड बुक्स, पर मैंने वो सारी नहीं पढ़ी है। मैंने उन सब बुक्स में से सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ी है। बायो की एनसीईआरटी मैंने 11th में मुझे इतना मुझे उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, पर जैसे जैसे मैंने PYQs देखे मुझे फील हुआ कि बायो में तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं। तो 11th में मैंने शायद 2 बार पढ़ी होगी बायो की, और बाय 12th में मैंने काफ़ी 3 से 4 बार 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है, और 12th तो बोर्ड्स के लिए पढ़ना ही था, तो वो भी कम से कम 5 से 6 बार पढ़ी होगी बायो की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, पर उसका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और केमिस्ट्री का भी मुझे लगता है एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस साल मैंने जेई भी देखी, तो जेई में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज़्यादा आए थे, उसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट्स मुझे एनसीईआरटी से देखने को मिले। और 12th की एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे उससे थियरी प्रिपेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने 12th की भी काफ़ी बार पढ़ी है। और फिज़िक्स में एट दी एंड जो कंसेप्ट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। पर मैंने जनरली फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वो करो, वो हो गया फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात सलमा ने बताई, आप भी इसका पूरा ध्यान रखना। तो अगला सवाल, मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर कितने जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th में तो मैंने जो 720 के टेस्ट दिए वो दिए, 12th जब चल रहा था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तब भी मैंने दिए, मैंने PYQ सॉल्व किए। पर उसके बाद मार्च में मेरी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई, और उसके बाद मार्च आधा मेरे पास बचा हुआ था, 15 दिन, और अप्रैल पूरा बचा हुआ था। उसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, एक दिन के 2-2 टेस्ट भी दिए हैं मैंने, और 2 टेस्ट देने के बाद उनको एनालाइज करना और अपनी गलतियों से सीखना कि कहाँ पे मेरा कंसेप्ट वीक रह रहा है, मैं टाइम मैनेजमेंट में गलती कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो आपको पता चलता है। तो वो मेरे ख्याल से मेरा रिजल्ट सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, वो अप्रैल में हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने 12th के बाद मार्च एंडिंग की मैं बात कर रही हूँ, मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, फुल सिलेबस 3, उसमें आई जस्ट ओनली स्कोर 511, और पर नीट का मेरा फाइनल स्कोर ये है, तो मुझे लगता है उसमें वो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। करीबन 720 के कितने दिए?
मैंने गिना नहीं है, पर सिर्फ सब- अप्रैल की अगर बात करूँ तो अप्रैल में मैंने 30 से 40 टेस्ट किए हैं। 30 से 40। हाँ, रोज का 1-2 होता ही था, कभी कभी दिन के 2 हो जाते थे, तो 40-45 के आसपास गिन सकते हैं। सिर्फ अप्रैल की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? अ, कोई महसूस किया है आपने? मैंने इतना बड़ा चैलेंज तो कोई कभी फील नहीं किया है। मैं बस थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रही हूँ। मैंने अपना रोज का टारगेट रोज कंप्लीट किया। मुझे कभी ऐसा बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, पर हाँ कभी कभी मेरा रिजल्ट कम आ जाता था, मेरे मार्क्स कम आ जाते थे, तो मुझे काफ़ी डिप्रेशन फील होती थी। पर उस टाइम मैं ज़्यादा पढ़ती थी ताकि मेरे मार्क्स बढ़े। मेरे को एक ही चीज़ से सुकून मिलता था, वो थे मेरे मार्क्स। अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी ऐसा लगा कि यह अब और नहीं होगा, तब आपने खुद को कैसे हैंडल किया कि भाई नहीं अब डिप्रेशन में पूरी तरह आ गए हो और कुछ सोचता नहीं हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे से नहीं होगा। मैं इतना तो कॉन्फिडेंट थी कि मेरा कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। पर मैंने जो भी मेहनत की वो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करने के लिए की है। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन तो हो जाएगा मेरा। पर फिर भी मैंने बताया कि कभी कभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेरे को रोना आता था, और उसमें टीचर्स और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है कि नहीं हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात की है सलमा ने। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब मॉक टेस्ट देते हैं स्कूल में या कोई इंस्टीट्यूट में, तो कई बार क्या होता है मार्क्स कम आते हैं, तो मार्क्स कम आने से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। देखा ना आपने कि कई बार सलमा का भी मार्क्स कम आए थे, लेकिन फिर दुगने उत्साह से उनको कवर किया, तो ये बहुत अच्छी सीख मिली है। तो अगला सवाल, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? कई बार तो आया होगा 11th और 12th में, इवन बोर्ड के या गुजकेट के एग्जाम से। हाँ, स्ट्रेस तो काफ़ी बार आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत सारा सिलेबस चल गया होता है पर आपका बैकलॉग होता है। Yeah. तो वो मेरे साथ भी हुआ है। और स्पेशली जब आप 12th में आते हो तब आपको बोर्ड, गुजसेट, नीट सब साथ में करना होता है, तो तब काफ़ी स्ट्रेस होता है आपको कि एक साल में 3 चीज़ें कैसे होती है। पर वो सबके रास्ते अलग नहीं है, रास्ता एक ही है, आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। आप तीनों भी एक साथ कर सकते हो जैसे मैंने किया है। पर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं अपने टीचर्स से, अपने मेंटर से या अपने मम्मा से, अपनी दीदी से मैं बात किया करती थी कि अब मैं क्या करूँ, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैंने भी वैसे ही उनसे बात की, और जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे वो उन्होंने मुझे बताए, और मैंने उनको फॉलो किया। वो जो कहते गए वो मैं मानती गई। तो इस तरीके से मैंने अपने स्ट्रेस को मैनेज किया। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि स्पिरिचुअलिटी पावर आपकी पास होती है या आप मेडिटेशन रेगुलर करते हैं, तो वो भी आई थिंक कई बार हेल्पफुल होगा। जब स्ट्रेस आता है बच्चों को, तो पॉजिटिव थिंकिंग जब होता है और बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं, तो कई स्टूडेंट का व्यू ऐसा होता है स्ट्रेस का लेवल कभी कई बार कम होता है। अच्छा गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके माता पिता और टीचर कितने सपोर्टिव थे और कैसा रोल रहा है? इस बात में शायद आई एम द लकीस्ट पर्सन, क्योंकि मुझे अपने बेस्ट टीचर्स, अपनी बेस्ट फैमिली मिली है, जिन्होंने मुझे मेरी हर एक छोटी से छोटी बात में सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी ने मेरे स्कूल का, कोचिंग का हर एक छोटा सा छोटा टाइम संभाला है। मेरे टीचर्स ने कभी मुझे डाउन नहीं होने दिया। एक छोटे से छोटा डाउट भी मैं उनके पास लेके जाती थी, उन्होंने वो भी क्लियर किया है। हर तरीके से। आपको आप ये भी बताएं कि आप कौन से स्कूल के टीचर की बात कर रही है और कहाँ पढ़ी है? मैं सरदार पटेल, मैं नडियाद से हूँ, तो मैं यहाँ पे सरदार पटेल विद्यालय, जो कि विजन एजुकेशन ग्रुप यहाँ पे पढ़ाता है, तो मैं वही 9th स्टैंडर्ड से यही सारे टीचर्स फेमिलियर भी थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और मेरी 11th-12th की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी। कहाँ ख़त्म हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। कोई ऐसा जिसने आपकी तैयारी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है सफलता प्राप्त करने के लिए? मेरी जो ये सक्सेस है उसमें किसी एक का कोई हाथ नहीं है, मेरे पीछे
बहुत सारे लोग हैं, उन सबका छोटे से छोटा सपोर्ट रहा है। सो कोई एक इंसान को मैं चूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब थे, सबका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, सबने वो बहुत अच्छे से प्ले किया, मैंने अपना रोल अच्छे से प्ले किया एंड देन फाइनली बहुत बहुत अच्छी बात बताई सलमा ने। कई बार क्या होता है कि हम सफल तो होते हैं, तो सफलता कोई एक व्यक्ति की देन नहीं होती है, उनके जो सपोर्ट में आते हैं वो छोटे से छोटा व्यक्ति से शुरू होकर बड़े से बड़ा व्यक्ति का योगदान होता है। स्टूडेंट में खास आपने देखा होगा कि टीचर के साथ साथ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हाथ होता है और सबसे ज़्यादा परिवार का भी सपोर्ट होता है, और कई बार आपके जो फ्रेंड होते हैं, जो आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें फ्रेंड भी आपको कई बार सपोर्ट करते हैं। तो सारे मिलाकर कई बार ट्रांसपोर्टेशन भी आपको सपोर्ट करता है, प्रॉपर टाइम पर आपको पहुंचाता है, तो सारे आपको सपोर्ट करता है। तो बहुत अच्छी बात बताई सलमा ने। और अगला सवाल है एग्जाम का दिन, क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तो कई बार वो रात वो पूरी तरह जागते, नींद नहीं आती उनको, कि वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है या कुछ भी आप कहे। तो एग्जाम का दिन आपका कैसा है? एग्ज़ाम के दिन ये वो दिन था जिसके लिए मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली कोई बेवकूफ़ी या कोई ऐसी मैं इमोशन में नहीं बह जाऊँगी कि जिससे मेरे 2 साल की मेहनत खराब हो जाए। और नींद तो मैंने प्रॉपरली ली थी एग्ज़ाम के अगले दिन, ऐसा नहीं है मैंने पूरी रात जग के पढ़ लिया। इनफैक्ट मैंने पूरी रात जग के कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने बस रोज़ सही से स्मार्टली पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैं आज पूरी रात जग के पढ़ लेती हूँ और मैं सिर्फ 3 घंटे सोती हूँ, मुझे वो सब नहीं, मुझे प्रॉपर खाना और प्रॉपर नींद चाहिए होती थी। तो एग्ज़ाम के अगले दिन भी मैं अच्छे से सोई हूँ। पर हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि गेट में एंटर होने से पहले लास्ट मिनट तक मैं पढ़ रही हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लास्ट मिनट तक नहीं पढ़ना चाहिए, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ बच्चे हो भी जाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर मैं एग्ज़ाम के 10-15 मिनट पहले तक नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरा रह गया है। तो मैंने पर्सनली एग्ज़ाम के पहले तक मैं पढ़ती हूँ, गेट में एंटर होने के पहले तक मैं पी ब्लॉक को रिवाइज कर रही थी। तो वो और थर्ड पेपर को जो नीट हुआ था उसका पेपर देने से पहले मुझे सब सही था, मैं सो के उठी सुबह, मैं सेंटर पर पहुंची, मैंने पढ़ लिया, सब सही था। पर सेंटर में एंटर होने से पहले आई वॉज स्ट्रेस्ड, मैं थोड़ी घबरा गई थी। पर जब सेकेंड टाइम मैंने नीट दिया तब मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड थी, तो तब मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं, और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो अच्छा है सब। ये तो नॉर्मल है, बच्चे आपने सुना कि एग्जाम का फियर तो सभी को होता है, तो इसे कुछ करना नहीं है। तो आपकी जो पूरे साल की लगन और मेहनत है उनसे आप उनके ऊपर तो पूरे साल आपने जो मेहनत की है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उससे आप डर के पर जीत प्राप्त कर सकते हो। तो डर बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगला सवाल है आपके लिए, एग्जाम के दिन आपने किस बात पर खास ध्यान दिया? सबसे पहले तो मैंने ये ध्यान दिया कि मैं टाइम से सेंटर पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस देख चुकी हूँ, एक मिनट की वजह से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते हैं, पूरा साल उनका खराब हो जाता है। टाइम से 1 या 1.5 घंटे पहले मैं सेंटर पे थी, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड है वो मैंने 2-3 दिन पहले से सब सही करके रख दिया था। एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले आ जाता है, तो आप उसको लास्ट तक ऐसे रख नहीं सकते कि मैं एग्ज़ाम का अगले दिन कर लूँगी, वो सब मैंने प्रिपेयर करके रखा था। प्रॉपर जो बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में भूख भी नहीं लगनी चाहिए, वो सब लाइट ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए। तो बस यही है, आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना होता है। जब उन्होंने मना कर रखा है कि आप नहीं पहन सकते, फिर भी कुछ बच्चों को फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है, तो बहुत छोटी से छोटी एक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और हमें ये गाइड किया गया था कि आप एग्ज़ाम के दिन पे ऐसे बन के जाओ कि वो आपको देख के बोल दे कि जा बेटा तो अंदर जाओ। बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आपकी जो स्ट्रेटेजी वो क्या थी? मैं अभी भी बता चुकी हूँ, मैं हमेशा पहले मेरा सीक्वेंस यही रहा है
मैं बायो पहले अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद केमिस्ट्री, देन मैं फिजिक्स पे जाती हूँ। मार्क्स आने की गारंटी आपको बायो देता है। फिर केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आप एफर्ट लगाओगे तो मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है। मेरा ऐसा होता था कि फिजिक्स में मेरे थोड़े चांसेस कम है, मैं टाइम दूंगी फिर भी मार्क्स आने के चांसेस मेरे को कम लगते थे, इसीलिए मैं ये सीक्वेंस पे पेपर अटेम्प्ट करती थी। प्लस पेपर राउंड वाइज करना होता है, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं बैठे रहना होता है। पहले जो इजी क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकते हैं वो करने होते हैं, उसके बाद सेकेंड राउंड करना होता है जनरली। बहुत अच्छी बात बताई। एग्जाम में क्या होता है कि जब आप पेपर देखते हैं तो पहले जो हार्ड क्वेश्चन आप देख लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, आपने जिसमें ज्यादा मेहनत की है, वो सेक्शन है वो पहले आप अटेंड करना। तो इनसे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपना टाइम कैसे प्लान किया? 24 आवर भी, 24 आवर का भी बताओ और पेपर का भी बताओ, 3 घंटे कैसे? 24 आवर्स का तो मेरा रूटीन यही रहता था कि मैं स्कूल आती थी, फिर कोचिंग जाती थी, फिर रात को जाके मेरा कोई अर्जेंट में कोई नेक्स्ट डे कोई टेस्ट है जिसके लिए मेरा पढ़ना बाकी है तो मैं वो पढ़ती थी, या तो फिर कोई अर्जेंट होमवर्क भी हो सकता है स्कूल का तो मैं वो करती थी। 2 से 3 घंटे की मेरी सेल्फ स्टडी होती थी स्कूल और कोचिंग के अलावा। फिर पेपर की मैं अगर बात करूँ तो मैंने बताया कि मैंने पहले ही देख लिया था कि फिजिक्स थोड़ा टफ है। ये मैं नीट 2026 की बात कर रही हूँ, तो मैंने पहले ही देख लिया था फिजिक्स थोड़ा सा टफ है। तो मैंने सबसे पहले बायो पे गई, मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे में बायो पूरा खत्म किया। देन मैं केमिस्ट्री पे आई, केमिस्ट्री का मैंने राउंड 1 किया, जिसमें मतलब जनरली ऐसा होता है कि जब मैं राउंड 1 करती हूँ तब मेरे 180 में से 160 के आसपास क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चंस होते हैं और राउंड 1 मेरा 2 घंटे में खत्म होता है। जो लास्ट का 1 घंटा बचा होता है उसमें वो मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ सही से सोच के। तो फिर मैं केमिस्ट्री पे आई, केमिस्ट्री में भी मैंने थोड़ी क्लियर की ताकि मैं फिजिक्स पे जल्दी पहुँच सकूँ। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मैंने फिजिक्स को दिया है, 1 घंटा केमिस्ट्री बोल सकते हैं और आधा घंटा बायो। आधा घंटे में बायोलॉजी? आधा घंटा बायो में मैंने NCERT की बात पढ़ी रखी है। हर बच्चे का ऐसा होता है, आप क्वेश्चन देखकर आपको तुरंत आंसर मिल जाए। अच्छा, नीट की तैयारी जो स्टूडेंट अभी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन 3 जरूरी सलाह देनी हो तो आप कौन सी देंगे? 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है, सबसे पहले आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स है, सोसाइटी है, टीचर्स है, वो चाहे आपको कितना भी प्रेशर कर ले, जब तक आप नहीं चाहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ औरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। आप खुद के लिए काम कर रहे हो। दूसरी बात मतलब यही एक दूसरी बात है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ब्रेक मिलेगा। अगर आपने मतलब रोज़ का वो रिफ्रेशमेंट ब्रेक वो अलग होता है, पर आपको कोई लार्ज गैप नहीं रख सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। जब से आपने 11th में स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बोल सकती हूँ कि 2 साल में आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आप रिजल्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं बच्चों के, पर उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेके नहीं बैठ जाना है कि आप अपना साल अपना टाइम सारा वेस्ट कर दो। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात ज़रूरी है कि आप अपने टीचर्स से जो भी सीखते हो, जो भी कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको उसमें डाउट आ रहा है तो आप वो डाउट को क्लियर करो, आप उनसे बात करो। मेरी जर्नी में तो डाउट अगर क्लियर मेरे नहीं होते तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो डाउट क्लियरेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी थर्ड सजेशन मेरा ये भी रहेगा कि आप पहले NCERT लेवल को क्लियर करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। सर, डाउट सॉल्विंग के लिए अभी कई बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत नहीं आता तो वो चैट GTP या चैट जेमिनी का यूज करते हैं। तो आपने किया था? कई बार मैंने लास्ट में किया था, आई गेस मैंने अप्रैल में किया था, क्योंकि
मैं दिन पे 2 टेस्ट दे रही थी, बस बहुत ज्यादा काफी question होते थे। हाँ ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, तो मैं कभी कभी कर लेती थी। पर मैं ट्राई करती थी कि मेरे को सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं सीखना होता था, मेरे को वो क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, वो सिर्फ टीचर करवा सकते। अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? कई बार वो बीच में जो टेस्ट होते हैं आपने बताया, और फिर भी एक बार आपको बता दें कि कई बार कम आते हैं तो क्या करना चाहिए? मार्क्स कम आने का रीजन Reason पहले- एक हाँ। ये नहीं हो सकता कि उसको बिल्कुल। आता नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, उनको आता भी होता है, पर बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पेपर के टाइम पे वो बहुत ज्यादा एंजाइटी या प्रेशर फील कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है, या फिर हो सकता है उसको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको नहीं आता ऐसा नहीं है, मार्क्स ना आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको वो रीजन को फाइंड करना चाहिए। हो सकता है आप जिस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वो सीक्वेंस आपको सूट ना करना हो, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहले आपको उसको फाइंड आउट करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद अपने टीचर्स या पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सोल्यूशन है इसका, फिर उसको आपको वर्कआउट करना है। मार्क्स नहीं होना चाहिए, वो तो अगर आपने शुरू किया फिर खत्म करके बीच में ऐसा लो फील करने का ऐसा कोई सेंस ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप मोबाइल और सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे और यूज करते थे तो कितना समय आप देते थे उनको? सोशल मीडिया मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में 12th तक मैंने यूज़ नहीं किया है। हमारे घर में पहले से ये माहौल है, मेरी मम्मी का रूल है कि 12th तक नो फोन नो एक्टिवा कुछ नहीं, 12th तक कुछ नहीं। मेरे को 12th के बाद अभी जाके मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, पर हाँ मैं रिफ्रेशमेंट लेती थी, पर उसमें मैं गेम्स वगैरह खेलती थी। वो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा मोबाइल फोन, बस सोशल मीडिया का यूज नहीं किया। वो भी फोन नहीं था, मेरा टैबलेट था जो मेरी पढ़ाई के लिए था, उसमें मैं कभी कभी गेम्स खेलती। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चे, ये खास याद रखना। अगला सवाल है, क्या सफलता के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है या लगातार कड़ी मेहनत ज्यादा जरूरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए। साफ जवाब है इसका, बहुत इंटेलिजेंट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो एवरेज होते हैं लेकिन दिन रात मेहनत करते हैं और आखिर में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो नीट जो है वो सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो एक डिसिप्लिन का एग्ज़ाम है, वो कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम। तो सिर्फ इंटेलिजेंस से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल मैंने 2 एग्जाम्पल व्हाट्सएप पर देखे थे। लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट था, उनका नीट में 40,000 रैंक था और इस साल उनका रैंक 1000 से नीचे, तो कितना जंप लगा है। और एक और स्टूडेंट है जिनका JEE में 3 PR थे, ओनली 3 PR। अभी इस साल उन्होंने एग्जाम दी पूरी मेहनत लगन से, 97 PR। तो सही बात है कि इंटेलिजेंट होना जरूरी है, इससे ज्यादा तो कड़ी मेहनत ज्यादा जरूरी है। तो जो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं उनको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। पढ़ाई के अलावा आपको क्या करना पसंद है? कि पूरे 2 साल आपने सिर्फ पढ़ाई की या कुछ अलग समय बिताया या अभी बिताने वाले हो? कोई पसंद है कुछ नहीं, हॉबी? इंसान है तो मतलब अच्छा। पूरे 2 साल तो ऐसे पढ़ाई नहीं पता कर है, सकते, बिल्कुल। ब्रेक बनता है। दिवाली ब्रेक वगैरह जो होता था वहाँ पे हम 3-4 दिन जाते थे ट्रिप वगैरह पे, या तो रोज का भी मैं आधा घंटा तो रिफ्रेशमेंट लेती थी। और अच्छा। वो ज़रूरी होता है क्योंकि फिर आप मेंटली थक जाते हो, तो रोज का आधा घंटा। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने अपनी दीदी को देख के डिसाइड अच्छा, किया था कि बिल्कुल। मैं इस रास्ते पे चलूंगी। सो ऑफ कोर्स शी इज द रोल अगर मॉडल। कोई आदर्श भारत में, इंडिया में, वर्ल्ड में? कोई डॉक्टर अच्छा, कोई नहीं, डॉक्टर नहीं ऐसा अच्छा, कोई कोई नहीं नहीं, है, अच्छा। ऐसा। अब आपका अगला गोल क्या है? अगला गोल तो वही है, फिलहाल MBBS कर रहा है, उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से फिर स्पेशलाइजेशन। अल्टीमेट गोल ये है कि समाज और देश की सेवा करनी। ओके,
अगर आज नीट का सपना देख रहे लाखों स्टूडेंट आपको सुन रहे होते तो आप उन्हें सिर्फ 1 मिनट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बता चुकी हूँ। एकेडमिक्स में मेरी एडवाइस ये है कि मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तीसरी बार बोल रही हूँ कि पहले एनसीईआरटी को मास्टर करो, उसके बाद आगे जाओ। डिसिप्लिन रहो, सिंसियर रहो अपने काम को लेकर, चीटिंग मत करो क्योंकि वो आप खुद से चीट कर रहे हो अगर आप कुछ स्किप कर रहे हो। मैं बोल चुकी हूँ आपको औरों के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने लिए करना है। और नॉन एकेडमिक्स में ये एडवाइस दूंगी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप डिप्रेशन में हो, आपको अकेले उससे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से बात कर सकते हो, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे। उन्होंने टीचर्स ने तो स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेचर उनको पता है, वो आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैसे उससे बाहर आ सकते हो। और हार मत मानो कभी भी, नेवर गिव अप। तो बच्चे, ये था सलमा मेमन का जोरदार इंटरव्यू। बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी ने पूछे थे, उनका बहुत सही ढंग से जवाब दिया और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिली होगी। आपको नीट या JEE जैसी एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करनी है, इनका पूरा मार्गदर्शन आपको मिला होगा। तो ऑल स्टूडेंट, सरदार पटेल विद्यालय पीपलग और विजन स्कूल ऑफ साइंस पूरे परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपको अच्छा प्रेरणादायी उनकी स्पीच आपको सुनने को मिली होगी। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, सी यू, ऑल द बेस्ट।